दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का अगला पार्ट। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की सीरीज आजकल चल रही है जिसके सब्जेक्टिव क्लास में दोस्तों हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे। बैंकिंग के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है, इस बार हम लोग मनी के ऊपर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में मैंने बताया मनी के कितने पार्ट होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बातचीत किया गया। ठीक है, इसके अलावा सिक्के कैसे बनते हैं, नोट कैसे बनते हैं, कैसे वो मार्केट में आते हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कई सारे शब्दों से आपको बड़ा डर लगता है। सर M1 M2 M3 M4 इस तरह की मुद्राओं का नाम देता है जो कि हमारी समझ से बाहर होता है। एक्चुअली में दोस्तों ये RBI के द्वारा बनाया गया एक कोड है। क्या है? एक तरह का कोड होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तो लगता है कि बड़ा टिपिकल है, लेकिन जैसे ही जानकारी हो जाएगी आज के बाद वो सारी चीजें आपको बड़ी आसान लगने लगेंगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के डिमांड के बारे में और मुद्रा के सप्लाई के बारे में। डिमांड सप्लाई क्या होता है? तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही चीजें क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है, मतलब एक संतुलित अवस्था में आती है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आपको न समझ में आ रहा है बात, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। दोस्तों मान लो मार्केट में कोई वस्तु है, ठीक है, कोई सामान है, ठीक है, मान लो मार्केट में मैं बात कर दूं ना कि सेब है, ठीक है, सेब है या टमाटर, इसमें सब्जी में बड़ा उसका दाम जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मान लो मार्केट में जो टमाटर है वो लिमिटेड मात्रा में है, कम है, उसकी सप्लाई मार्केट में क्या है, कम है, और खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ उस बाजार में 10 किलो टमाटर है एक व्यक्ति के पास और वो बेचना चाहता है, और खरीदने वाले कितने हैं, 100 लोग हैं। हर लोग कह रहे भैया 1 किलो टमाटर हमको दे दो, 1 किलो हमको दे दो, 1 किलो। तो ऐसे में पूर्ति करने के लिए 100 किलो टमाटर का होना चाहिए, बट हमारे पास कितना है, 10 किलो है। तो हम क्या करेगा, वो व्यापारी क्या करेगा, उस टमाटर के रेट को बढ़ा लेगा। क्यों? डिमांड करने वाले ज्यादा लोग हैं, उसको फायदा लेना, उसको मुनाफा ज्यादा मिल रहा है, तो क्या कर देगा, वो अपने जो डिमांड की वजह से उस सामान का जो कीमत है उसको बढ़ा लेगा। ठीक है, और जब सामान की कीमत बढ़ जाएगी तो खरीदने वाले लोग अगर बोल दे कि भाई टमाटर अब 50 रुपए किलो नहीं है, टमाटर 200 रुपए किलो है, तो बाकी के 50-60 लोग ऐसे ही वापस हो जाएंगे। जो गिने चुने लोग होंगे वही वहां खड़े रहेंगे और वो उससे परचेज कर लेंगे। ठीक है, इसी की तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं सप्लाई का, मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर आ गया, 1000 किलो टमाटर आ गया और खरीदने वाले सिर्फ 100 लोग हैं, 100 किलो टमाटर की जरूरत है। 1000 किलो टमाटर क्या होगा, अगर वो उसको नहीं बेचेंगे कम दाम पर तो टमाटर सड़ जाएगा, गल जाएगा, जो भी उनको मिलने वाला है वो लागत भी उनको नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उनको मजबूरन टमाटर का दाम कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो टमाटर के लिए ज्यादा मान लीजिए 50 रुपए किलो जो टमाटर था, अब उसको उनको 10 रुपए 5 रुपए किलो में भी बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 1000 किलो टमाटर है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों मार्केट में डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना। जब मांग और सप्लाई यानी जो पूर्ति है जब एक दूसरे के बराबर होती है तो मार्केट क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है, जिसको इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। सपोज करो मार्केट में 100 किलो टमाटर की जरूरत है और मार्केट में टमाटर 90 से लेकर 110 किलो के आसपास तक आ रहा है, तो मार्केट क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं रहेगा। मतलब टमाटर ना तो 10 रुपए किलो बिकेगा ना टमाटर 200 रुपए किलो बिकेगा, मार्केट क्या होगी, संतुलित अवस्था में रहेगी। ये जो मैं नियम बता रहा हूं ये इकोनॉमिक्स का नियम, समझ पा रहे हो ना? देखो एकदम देसी लैंग्वेज में समझोगे ना, अपनी हम आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, अपने आसपास की चीजों का उदाहरण लेंगे तो चीजें आपको अपने आप जो है तैयार रहेंगी। ठीक है, अपने आप आपको चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी रहेंगी। इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल भी तैयार करता हूं जो आपके आसपास के मार्केट में घटित होता हो ताकि आपको समझ में आए। तो हमें कुल मिला जुलाकर हर एक जगह पर इस मार्केट को इक्विलिब्रियम करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। जो डिमांड है सप्लाई है उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, मेंटेन करके चलना पड़ता है। पता है RBI भी इसके लिए काम करती है। थोड़ा सा भूमिका बन जाने तो फिर चैप्टर शुरू करता हूं। RBI भी दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी चीज को क्या कर लेते हैं, काला बाजारी का नाम सुना होगा कि उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा मार्केट से जितना टमाटर था सब एक जगह स्टोर कर लिया खरीद के। ठीक है, फिर मार्केट में डिमांड बढ़ा और ज्यादा दामों पर बेच दिया, तो ये इलीगल माना जाता है और इसके लिए जो है तमाम कानून व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग सामानों की न कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या होता है, मार्केट असंतुलित होता है। भाई किसी व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा था, उसने पहले मार्केट से 100 किलो टमाटर गायब कर दिए, जितने थे टमाटर सब खरीद लिया, बोला कि अब तो हम 200 रुपए किलो बेचेंगे। ठीक है, तो फिर वो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है ऐसे में, लेकिन यह क्या है, एक अवैध कार्य है और इसके लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, और रोक टोक इसके लिए है।
तो दोस्तों बेसिकली जो आज हमें पढ़ना है वो हमें मुद्रा के अन्य प्रकारों के साथ साथ जो मुद्रा की पूर्ति है, माप है, उसके बारे में आज हमें डिटेल से क्लास लेनी है। देखिए स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। आपको जो भी विषय पढ़ना है आप हमारे एप्लीकेशन में आके पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं या आप हमारे यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। भाई यूट्यूब पर भी आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन वेबसाइट और एप्लीकेशन में खास बात यह है कि पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का आपको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस से वीडियो मिल जाएगा सीरियल वाइज कि आपको पहले क्या पढ़ना उसके बाद क्या पढ़ना है, ताकि आपका सीक्वेंस जो है गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि जब क्लास पूरी डिटेल से पढ़ाई जाती है तो एक एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। साथ ही साथ आपको वहां पर टेस्ट वगैरह देने का भी ऑप्शन दिया गया है, पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं, तो वहां पर आप जाकर के चीजों को पढ़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात आती है मुद्रा की मांग और पूर्ति। अभी मुझे लगता है कि मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई जो शब्द था उसका जो भय था आपको, वो भय आपके शरीर से निकल गया होगा, है कि नहीं। अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं। लिख रहा दो चीज यहां पर देखिए दे रहा है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई, दो चीज यहां पर दे रहा है। अब देखिए डिमांड में लिख रहा है कि मुद्रा में क्रय शक्ति का गुण होता है। क्रय शक्ति मतलब मुद्रा के द्वारा किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है। हाँ भाई हाँ, एक सुई से लेकर के एक ताजमहल तक की, ताजमहल तो वैसे बिकने वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी से बड़ी चीजों को क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कह रहा है मुद्रा में क्रय शक्ति के गुण होते हैं। क्रय शक्ति माने खरीदने की क्षमता होती है मुद्रा के अंदर, और मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए ही की जाती है। भाई मुद्रा की डिमांड क्यों बनती है दोस्तों, एक बात बताओ, मुद्रा यानी मनी। अब मनी छपता कहां से है, मनी का जो निर्गमन होता है, जो इशू होता है, जो छपाई होती है, वो आरबीआई के निगरानी में होती है। आरबीआई ही सारा उसको मेंटेन करता है। अगर मार्केट में मुद्रा ही ना हो तो बताओ कैसे डिमांड क्रिएट होगा। भाई पैसा लोग, जैसे मान लो एक मार्केट में, मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक बाजार में केवल 100 लोग रहते हैं। ठीक है, अब 100 लोगों के द्वारा जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए 1000 रुपया है, यानी पर व्यक्ति अगर आप देख लीजिए तो 10-10 रुपए का नोट हर किसी के पास है। इस तरह से मार्केट में कुल 1000 रुपए हैं। अगर मार्केट में मान लीजिए 50 लोगों की संख्या बढ़ गई और नोटों की संख्या केवल कितना था, 10-10 का नोट था, 100 पीस नोट था, तो याद रखिए 100 लोगों के लिए 100 नोट था, तो बाकी के 50 लोग क्या करेंगे, इनके हाथ में नोट कैसे आएगा। जब नोट जो पैसा होगा तब तो कोई डिमांड करेंगे, तो अगर इनके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे करेंगे। कई लोगों के मन में आता होगा, सर ये भारत सरकार या जो आरबीआई है ये हर साल पैसे क्यों छापती है, हर साल पैसे क्यों छापती है, क्योंकि मार्केट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को यूज करने के लिए, रोटेट कराने के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर मनी ही नहीं होगा तो ये रोटेट कैसे होगा, ये रोटेट कैसे होगा बताओ। अगर मनी नहीं होगा तो रोटेशन कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो यहां पे दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आरबीआई को हर बार क्या करना होता है, याद रखिए निर्गमन करना पड़ता है। आप एकदम बेसिक समझ के चलिए, इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो वही लिख रहा है यहां पर कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, क्योंकि उससे उसमें क्रय शक्ति का गुण होता है और उससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इसीलिए मुद्रा की भी अपनी क्या होती है, एक डिमांड होती है। करा देश में मुद्रा की मांग उस देश में विनिमय के लिए उपलब्ध, विनिमय मतलब जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं, जो खरीदने के लिए उपलब्ध है, केवल वो, ऐसा नहीं हमारे पास पैसा हम ताजमहल खरीद लेंगे, हम जो है लाल किला खरीद लेंगे, नहीं, आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा कल लिख रहा है कि विनिमय के लिए जो उपलब्ध वस्तुएं हैं या जो उपलब्ध सेवाएं हैं उनको जो है आप खरीद सकते हैं, या उनकी कुल मात्रा पर निर्भर करता है कि देश में डिमांड क्या है। ठीक है, ये प्रोडक्शन पर भी निर्भर करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन पर, ये प्रोडक्शन पर भी निर्भर करता है। कैसे, एक बात बताओ, वहीं पर जो 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग जो थे, 10-10 रुपए का नोट था, ठीक है, और 100 लोगों में दिया गया था, इस तरह से कुल 1000 रुपए यहां पर हो गए थे, 1000 रुपए यहां पर हो गए थे। अगर मान लो मार्केट में सामान ज्यादा हो गए, मार्केट में 2000 का सामान है और रुपया मार्केट में केवल 1000 है, तो बताओ क्या सभी सामानों को खरीदा जा सकता है, क्या रोटेशन हो सकता है, नहीं हो पाएगा, दिक्कत करेगा, इसीलिए निर्गमन भी करना पड़ता है। तो कुल मिला जुला करके मुद्रा की मांग भी होती है। मुद्रा की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, ध्यान दीजिए, लिख रहा है किसी देश में एक निश्चित समय पर सभी प्रकार की मुद्राओं का जो कुल
योग होता है उसको मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है, मुद्रा की सप्लाई कहा जाता है। जैसे भाई जब जोड़ा जाएगा वो तो ओवरऑल जोड़ा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि आरबीआई ने इस साल खाली कितना निकाला, अरे पीछे के साल वाले भी तो चल रहे हैं, वो चलन से बाहर तो हो नहीं गए हैं, वो तो मार्केट में है ना। तो याद रखिए, इसलिए ओवरऑल जो कुल योग होता है उसको जोड़ा जाता है और उसको मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है। लिख रहा अलग अलग समय पर इस प्रकार का आकलन करके हम मुद्रा की आपूर्ति की काल श्रृंखला की रचना कर सकते हैं और देखते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति ठीक प्रकार से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, अभी आगे और भी कंडीशन में आपको बताऊंगा कि आरबीआई को पता कैसे चलता है कि मुद्रा का निर्गमन करना हमारे लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया है। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मैं पूछूं कि मान लो हम सभी लोग क्या हैं, आरबीआई हैं, हमें पता कैसे चलेगा, हमें कौन आके बताएगा भैया मार्केट में मुद्रा की कमी हो गई है, ये आके बताएगा कौन? एकदम प्रैक्टिकल होके सोचिए, कौन बताएगा? आपके मन में आ रहा होगा ना कि आरबीआई को पता कैसे चला कि हमें मुद्रा का निर्गमन करना या कितना मुद्रा छापना है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ लिए कि डिमांड सप्लाई के आधार पर पता चलेगा, लेकिन कैसे डिमांड सप्लाई? आप सर हमको करके दिखाओ, तो आप कैसे बताओगे? अभी उसके बारे में भी आपको चर्चा मैं करता हूं, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। आपके मन में कुछ आ रहा है, आप विचार करिए, सोचते रहिए, मैं तुरंत उत्तर दे दूंगा तो आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा विचार करिए। आगे देखिए, लिख रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति बराबर क्या होता है, मुद्रा मौद्रिक दायित्व होता है। जो मुद्रा की आपूर्ति होती है, ठीक है, वही क्या होता है, मौद्रिक दायित्व ही भी होता है। मौद्रिक दायित्व मतलब मॉनेटरी लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हर मुद्रा के पीछे गारंटी होता है, हर मुद्रा के पीछे अपनी गारंटी होती है, तो उसका एक मौद्रिक दायित्व भी होता है। ठीक है, क्या होता है, मौद्रिक दायित्व। देखिए आगे लिख रहा है, कर मुद्रा की आपूर्ति के संबंध में यह प्रारंभ में ही स्पष्ट होना चाहिए कि मुद्रा निर्गमन बैंक आदि या अधिक व्यापक रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का मौद्रिक दायित्व होता है। ठीक है, तो याद रखिए जितने भी बैंक हैं जो नीचे वाले काम कर रहे हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल का काम करते हैं, ठीक है, बैंक टाइप के जो होते हैं, जो पेमेंट्स बैंक वगैरह होते हैं, उनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, इनका भी एक मौद्रिक दायित्व होता है। कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे करा रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट रिजर्व बैंक का क्या है, मौद्रिक दायित्व। क्यों? क्योंकि उस पे गवर्नर ने हस्ताक्षर किया है कि मैं जो व्यक्ति है उसको इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ऐसा वचन पत्र उसने लिखा है। और मुद्रा पर यह भी लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है, यानी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सृजित संपूर्ण मौद्रिक दायित्व ही मुद्रा पूर्ति प्रदर्शित करता है। कहो कि मनी सप्लाई पता कैसे चलता है, तो जितना लायबिलिटी है, जो मॉनेटरी लायबिलिटी है, वही क्या है, वही मनी सप्लाई भी है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। अरे भाई लायबिलिटी को ही पूरा करने के लिए तो मनी सप्लाई करते हो, तो बात तो ही आ गई ना। बात तो अभी मैंने कहा कि 50 व्यक्ति और आ जाए तो मुद्रा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो ये लायबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व है कि लाया जाए इतना, तो लाया गया तो वही टोटल मनी सप्लाई हो गया। तो यही आपको यहां पर ध्यान देना है। लिख रहा है मुद्रा पूर्ति की माप कैसे करते हैं, कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है इसका। ठीक है, लिख रहा है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए यहां से आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाए तो आप जान लो कभी भी इस चैप्टर पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी जो पीछे चीजें बताई गई, जो पिछली क्लास में बताया गया, वो आपके इंटरेस्ट के लिए बताया गया। वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं, जो प्रश्न आते हैं वो यहां से आते हैं। तो यहां पर तन मन धन तीनों लेकर बैठना है। धन की जरूरत अभी नहीं है, तन के साथ और मन के साथ आप बैठिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिख रहा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कभी कभी यह मूल्यांकन करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, जो मनी की सप्लाई है, वो कहां कहां है, आरबीआई देखना चाहेगी। मैंने कहा ना, अभी मैंने आपको एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले। क्या पूछा था भाई, आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि कितनी मनी सप्लाई करनी है, कैसे पता चलेगा, कैसे? मेरा सवाल खाली एक है, कैसे? या अगर आपको जानना हुआ, हम आरबीआई थे ना, हम और आप दोनों लोग क्या थे, आरबीआई थे, तो हमने देखा कि यार कहां कहां हमको मनी सप्लाई करना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एक सवाल तो ये बनता है। लिख रहा है अर्थव्यवस्था में विस्तृत मुद्रा का जो स्टॉक है वो कैसे और कहां सर्कुलेट हो रहा है। ये जितना पहले का मनी जारी किया गया है वो किस जगह पर सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट करना मतलब देखिए, एक मुद्रा का मूल्य, आप ध्यान दीजिए, कहानी आपको बताऊं, हो सकता है आपका माइंड इस बात पर ना गया हो। अगर मैं एक मुद्रा मान लीजिए 10 रुपए का है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है आपके नजर में, क्या है, इसकी वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, और जो आरबीआई है उसकी नजर में
इसकी वैल्यू क्या है, कई गुना है, 10 रुपए का कई गुना। कैसे, आप ध्यान दो। मान लीजिए 10 रुपए आप लेकर के गए और 10 रुपए में आपने क्या खरीद लिया, मान लीजिए एक प्लेट आपने चाट खरीद लिया। क्या ले लिया, चाट। आपको लगा यार कि बड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या किए, वो 10 रुपए का जाकर के आपने चाट परचेज कर लिया। ठीक है, चाट ले लिया। अब चाट के लेने की वजह से 10 रुपए किसके पास पहुंच गया, ये आपके पास से उठ करके कहां पहुंच गया, चाट वाले के पास पहुंच गया। चाट वाला क्या करेगा, अब चाट वाले ने चाट को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल किया होगा, लाइक मटर हो गया, चटनी हो गया, जो आलू हो गया, ठीक है, सब चीजों का। तो ये जाएगा और ये 10 रुपए क्या करेगा, वो किसी और को दे के आएगा। मान लो ये 10 रुपए उसने किसको क्या खरीद लिया, इसका उसने मान लो इसको दे दिया किसी जहां से उसने पोटैटो लिया था, ठीक है, वहां उसको दे दिया, शॉपकीपर को दे दिया। अब ये पोटैटो वाला क्या करेगा, ये 10 रुपए जहां से इसने होलसेल में खरीदा था, ये 10 रुपए उसने उसको पकड़ा दिया। उसने क्या किया, उसने जहां से बड़ा वाला होलसेलर था उसको दे दिया। ठीक है, वहां से क्या हुआ, ये इन्होंने जो किसान से खरीदा था उस किसान को दे दिया। तो देखो 10 रुपए यहां पर, फिर 10 रुपए यहां पर, फिर 10 रुपए यहां पर, फिर 10 रुपए यहां पर, यहां पर, फिर 10 रुपए यहां पर। इस किसान ने क्या किया, इस किसान भी चला गया मार्केट में, उसने 10 रुपए की सब्जी खरीद लिया। क्या खरीद लिया, 10 रुपए की सब्जी। तो देखो ये 10 रुपया कहां कहां रोटेट कर रहा है, यही होता है रोटेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप 10 रुपए का वैल्यू सिर्फ 10 रुपया मत आकिए। आरबीआई की नजर में पैसा सर्कुलेट होता है, आरबीआई हमेशा चाहती है, आरबीआई नहीं, हमारे देश की जो पॉलिसी है वो हमेशा ये कहती है कि मुद्रा का सर्कुलेट होना अति आवश्यक है, आपको सेविंग पर मना ही दिया जाता है। देखो कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे घर में तिजोरी बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, रोज एक पैसा इसमें डाल देते हैं। अब वो पैसा अगर वो जाकर के आपकी तिजोरी में रखा गया है, जान लो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है। क्या है, सबसे बड़ा नुकसान है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो मुद्रा है इसकी जो क्रय शक्ति था उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप बताओ अगर हर व्यक्ति ढेर सारे पैसे को स्टोर करके रखना शुरू कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर रहा है, व्यक्ति तो पैसा इसलिए कलेक्ट करके रख रहा है, कल को उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेगा, या कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए तो क्या करेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सेविंग अगर किया जाएगा, थोड़ा भी सेविंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो पैसा मार्केट में रोटेट करना चाहिए था आपने उसको बंद कर दिया। ये वही वाली हाल हो गई कि एक स्वतंत्र अवस्था में उड़ता हुआ पक्षी और एक पक्षी है जो पिंजरे में बंद है। ठीक है, ये वही वाला हाल हो गया। यहां पर ये नोट जो है पक्षी है, तो आपने इसको क्या कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, अब इसकी क्रय शक्ति जो थी वो यहां पर छीड़ हो रही है। अरे मार्केट में होता तो कितने गुना बनाता, आप समझो, अभी नहीं बना पा रहा है। चलो ये सब तो बात का मुद्दा है, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है ना, स्टडी 91 से जुड़े हो तो हर सब्जेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ते जाओ। आप में अगर पढ़ने का हैसियत होगा और ईमानदारी से आप पढ़ना चाहोगे तो याद रखो इससे ज्यादा डिटेल में आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया पेट के चक्कर में पड़ी है। हम भी उस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन अपने यूट्यूब को छोड़ करके। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं लगातार इसी यूट्यूब पर रहूंगा और इस तरह की खास जानकारियां आपके लिए लाते रहूंगा, ताकि कभी किसी एग्जाम को देने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके पास एक ऑप्शन हो कि भाई सबसे बड़ा जो स्टार है वो हमारे पास है, जब तक वो हमारे साथ हैं हमको कोई पीछे धकेल नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, लिख रहा है कि इस मूल्यांकन के बाद ही आरबीआई क्या करती है। अच्छा, ये जो मूल्यांकन करना होता है कि ये मनी सप्लाई कहां कहां पर है, किस जगह पर है और उसका सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, ये दो चीज जानने के बाद आरबीआई क्या करती है, मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई को घटाने बढ़ाने की पॉलिसी बनाती है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है या मार्केट में पैसा कम हो गया है। पता है ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में आता होगा सर मान लो आरबीआई को लगा कि मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई ने पैसा बढ़ा दिया। अब आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में पैसा कुछ ज्यादा रोटेट हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, धीरे से पैसे को क्या करती है, घटा देती है। ठीक है, आप कहोगे क्या वो पैसे को वापस मंगा लेती है, नहीं वापस नहीं मंगाती है, वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है, वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसकी वजह से मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसका सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समय समय पर आरबीआई के द्वारा यह कदम उठाया जाता है। कैसे, आपने रेपो रेट का नाम सुना होगा, आपने बैंक रेट का नाम सुना होगा, आपने रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा, आपने एमएसआर का नाम सुना होगा ना। ये सब माध्यम है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज हैं जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, ये कार्य करती है। सर गजब का आपने पढ़ा दिया, अगर एक बार भी आपने समझा दिया सर कैसे होता है ना, जान लो पूरा जिंदगी ये सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। ये अर्थ इकोनॉमिक्स का सबसे टिपिकल पार्ट है, सबसे टिपिकल। आपको कठिन लग रहा है तो आप
बता दो, विद्या कसम अगर आपको कठिन लगा जो कहोगे हार जाऊंगा यार, इतना पानी पानी कर दिया इस टॉपिक को, इसमें कुछ बचा नहीं है। ध्यान देना, आगे लिख रहा है कि इसके बाद क्या करती है आरबीआई पॉलिसी में। देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में सप्लाई देना है कि डिमांड ज्यादा है, दोनों में से देखेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे, मुद्रा की आपूर्ति करेंगे नहीं करेंगे, तो ये अर्थव्यवस्था को समझने में मदद मिलता है। लिख रहा है मनी सप्लाई को देख करके ही आरबीआई क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें क्या करती है, परिवर्तन करती है कि जो अभी है, जैसे जो बैंक रेट है वो हम इतना दे रहे हैं, तो बैंक रेट को बढ़ाना है कि बैंक रेट को घटाना है, क्यों बढ़ाती क्यों घटाती, 2 मिनट का समय दीजिए, अभी मैं क्लियर करा दूंगा आपको, ठीक है। तो याद रखें एग्जिस्टिंग पॉलिसी को देख करके वो अपने नियम कानून बनाती है और फिर मनी सप्लाई क्या होता है, मार्केट में घटाने बढ़ाने का काम होता है। लेकिन सर आप हमको खाली इतना बताओ कैसे, आप इतना बताओ कैसे, मुझे तो ये जानना है कैसे, तो लेकिन कैसे, तो चलो कैसे बताते हैं कैसे। अब ध्यान दो, कह रहा है कि इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मुद्रा आपूर्ति के विषय में पहले ठीक से हम जान लेते हैं। अगर आपके मन में मुद्रा आपूर्ति को लेकर के 1% भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे मत पढ़ना, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि मनी सप्लाई अगर दिमाग से गया तो आपकी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में प्रचलित या जो सर्कुलेटेड मुद्रा है उसी की मात्रा है। मैंने शुरू में बताया कि जितना पैसा है सर्कुलेट हो रहा है यही क्या है, मनी सप्लाई। बहुत सारे लोग मनी सप्लाई को डिस्टर्ब भी करते हैं, क्या करके, जो हंडा और गुल्लक में क्या करते हैं, ढेर सारे पैसे ले जाकर स्टोर कर लेते हैं या अपने पैसे को ब्लैक मनी के रूप में छिपा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। भाई यहां पर लिख रहा है कि यहां पर मुद्रा का मतलब सिर्फ नोट और सिक्के से नहीं है, इसमें जमा किए गए जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है और जो टाइम डिपॉजिट्स होता है, दोनों आते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, डिमांड और टाइम के आधार पर। अरे यार फिक्स कर देते हो, एफडी कराते हो, उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, ऐसे करके होता है। एक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होता है, ये सब भी शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। आगे देखिए, करा इस आगे देखिएगा, लिख रहा अर्थव्यवस्था में ये मुद्रा कहां-कहां व्याप्त है, इसके लिए आरबीआई ने कोड बना रखा है जिसको आरबीआई कहती है M0, M1, M2, M3, M4। और जब जब ये नाम आता है आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, ठीक है। अब क्यों आता है, अगर आपको ये बता दिया जाए तो मजा ही आ जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा कि M1, M2, M3, M4 क्या होता है। पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आप जान लो, अभी आगे बता दूंगा, छोटी मोटी कुछ बातें हैं उसको जरा आप अपने माइंड में रख लो। जैसे दोस्तों 1967 से 68 के पहले, ठीक है, ये जो सन चल रहा था इसके पहले जो अभी हम बोलते हैं ना M0, M1, M2, M3, M4, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। क्या होता था, लिख रहा यहां पर सिर्फ यम का प्रयोग होता था, ठीक है। और यम माने क्या होता था, लोगों के पास जो करेंसी है वही एम कहलाता है। एम माने मनी, लोगों के पास, आपके पास जो करेंसी उसी को हम एम नाम देते थे। कब, 1967 से 68 के पहले, ठीक है। लिख रहा है जैसे आपके पास क्या हो सकता है, रुपया हो सकता है, सिक्का हो सकता है, ये मतलब कैश में हो सकते हैं, या आपके बैंक में जो सावधि जमा है, जो डिमांड डिपॉजिट्स है। अरे सेविंग अकाउंट बनाए हो, बैंक के खाते में कुछ पैसा रखते हो, 10, 20, 50 हजार, 2-4 लाख, 5 लाख, जो भी रखते हो आप, या 100, 200, 500 या 10-20 रुपए कुछ तो रखते होंगे, तो वो हो गया। और उसके अलावा जो अन्य जमा है, भाई यहां पर कहा जा रहा है एम मींस क्या है, टोटल आपके पास कितना है, चाहे आपके पास कैश में हो, चाहे आपके पास नोट या सिक्के के रूप में हो, चाहे आपके बैंक में हो, चाहे आपके पास किसी अन्य तरह की जमा हो, जैसे आपने घर में ही अपने तिजोरी में कुछ पैसों को रख रखा है, ठीक है, वो सब को मिला करके एम कहा जाता है। अब बोलो गलती से आप भूलोगे कभी इस बात को, सर इतना तो डंके की चोट पे याद कर लेंगे, याद कर लेंगे नहीं, याद कर लो, ठीक है, इसको याद रखो। आगे देखो, तो यहां लिख रहा है करेंसी हो गया, डीडी हो गया, ओडी, जो भी है। ये ओडी मतलब आप ओवरड्राफ्ट में समझिएगा, एक ओडी कहा जाता है ओवरड्राफ्ट को। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं अभी, ये ओडी बोलते हैं ओवरड्राफ्ट को। ओवरड्राफ्ट मींस होता है दोस्तों, मान लो आपके खाते में पैसा नहीं है, आपके खाते में सिर्फ 1000 रुपए है, आप चले गए कहीं बीवी को शॉपिंग कराने और वहां 10,000 रुपए का पेमेंट करना, आपको कितना, 10,000 रुपए पेमेंट करना। अब तो बेइज्जती हो जाएगी, कसम से इज्जत उतर जाएगी, बीवी कहेगी कमाते क्या हो यार, कुछ दिलाते नहीं हो तुम। तो अब तो इज्जत उतर जाएगी। ऐसे में व्यक्ति अपने क्या कर सकता है,
जो बैंक की तरफ से लिमिट मिली है उसका इस्तेमाल कर सकता है, लाइक क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर आपके पास है तो अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर हैं तो आपको बैंक ओडी की सुविधा देता है कि आपके खाते में पैसा नहीं होने के बावजूद भी आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेती। हां, कुछ नियम होते हैं बैंकों के, लाइक 30 दिन, लाइक 40 दिन, लाइक 45 दिन, अलग अलग नियम है। या बैंक ने कभी 60 दिन कर दिया कि भैया देखो आप इज्जतदार कस्टमर हो, इज्जत के साथ ये पैसा 30 दिनों के अंदर लौटा दोगे, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा, क्यों, आप हमारे यहाँ के सबसे अच्छे कस्टमर हो। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि 30 दिन से ज्यादा समय लगता है तो हम बेइज्जती आपकी नहीं करेंगे, हम बस उसमें ब्याज जोड़ लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीजें होती, आपने एकदम ठाट से बीबी को शॉपिंग करा दिया, अरे मैडम की चिंता करती, कुछ और ले लो, कुछ और ले लो, ठीक है, ये 10 का 20 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, हमारे साथ बैंक जो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो होता है ओवरड्राफ्ट, यानी ओडी इसको बोला जाता है। ये यहां पर अदर डिपॉजिट्स की बात कर रहा है, ओडी मतलब यहां अदर डिपॉजिट, यानी अन्य जो जमा जो आपने घर में गुल्लक में, तिजोरी में, ठीक है, बेड के नीचे, गद्दे के नीचे, इस प्रकार जो रखा है उन जमाओं की बात कर रहे हैं। तो इसको एम कहा जाता है, ठीक है। जहां पर सी माने क्या होता है, करेंसी हो गया, डीडी माने आपका जो डिमांड डिपॉजिट है, डीडी माने वो डीडी मत समझिएगा, जो डीडी आप बनाते हो वो डीडी अलग होती है, ठीक है, यहां पे डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहा है, और ओडी माने जो अदर डिपॉजिट हो रहा है इसकी बात कर रहा है। इसके बाद, अच्छा सर ये तो आपने इसके पहले का टाइम बता दिया, इसके बाद क्या चेंजेस हुए दोस्तों, ये 1968 से लेकर के 1977 तक, लगभग 9-10 सालों तक ये नियम था, यहां पर M3 को स्वीकार कर लिया गया, और 1977 के बाद इसे कई सारे कोड हमारे पास आ गए, जैसे M1, M2, M3, M4, जो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक चल रहे हैं, 1977 के बाद से वाले चल रहे हैं। तो ये जो चल रहा है वो क्या है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, वो वाला लगता है पेज हमने पीछे लगा दिया था, ठीक है। हाँ, आपको हमको इस पे बात करना है कि M1, M2, M3 और M4 क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, जब कभी बात आती M1 की, तो इसका मतलब होता है लोगों के पास जो करेंसी, जो अभी मैंने बताया, जिसको हम M के नाम से जानते थे, अब उसी की कैटेगरी क्या कर दी गई है, M1 कर दी गई है। हमने पढ़ा जो हमारे पास नोट या सिक्का है, या जो पैसा हमारे बैंक में जमा है, चाहे वो हमारे करंट में हो, चाहे हमारे सेविंग में हो, या फिर जो किसी अन्य तरह की जमाएं हैं, चाहे आरबीआई के साथ, चाहे किसी अन्य के साथ, चाहे बेड के नीचे रखा हुआ पैसा हो, चाहे तिजोरी में रखा हुआ पैसा हो, चाहे अलमारी में रखा हुआ पैसा हो, चाहे बेड या गद्दे के नीचे रखा हुआ पैसा हो, ये टोटल जो आपके पास जमा है उसी को M1 नाम दिया जाता है। कभी भूलोगे नहीं ना, M1 से प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछ देता है M1 के बारे में, तो कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब पढ़े होंगे तब तो बताएंगे। अब सुनो, M2 क्या होता है। M2 कहा जाता है कि जो आपके पास था, जितना भी आपको जोड़ने के लिए कहा गया, उसको ले लो, M1 को ले लो, और उसके साथ जो पोस्ट ऑफिस में जमा कराया हो ना, उसको आप अलग से रख लो, क्योंकि यहां पर पोस्ट ऑफिस को नहीं जोड़ा गया था, यहां पर सिर्फ जो आपके पास है वो आपके घर में, आपके पास और आपके बैंक में, इतना लेके चलते हो तो M1 होता है। जब इसी में क्या करते हो, आप ले जाकर के पोस्ट ऑफिस वाले को ऐड कर देते हो, तो ये क्या हो जाता है, केवल क्या हो, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में जो जमा होगा केवल यहां पर जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसी को इंक्लूड करते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में भी FD रखा जाता है, उसको नहीं रखना आपको, केवल डिमांड डिपॉजिट आपको रखना है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट की भी चर्चा नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहां पर आप M2 रखिएगा, बाद में बताऊंगा कैसे, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है अलग तरीके से, तो अभी आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है M3। M3 में क्या होता है दोस्तों, जो आपके पास था और जो आपके बैंक के पास था, पहले आप M1 पकड़ लो, और उसमें क्या करो, बैंकों के साथ जो टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट मैंने समझते हो, जो एक फिक्स समय के लिए आपने लॉक कर रखा है, उस टाइम डिपॉजिट वाले को अलग से ऐड रख लो, क्योंकि यहां पर आप खाली जो पैसा आपके पास करंट या सेविंग में था, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा थी, केवल आपने उसको लेके चला है। यहां पर FD वाले को जब M1 के साथ जोड़ेंगे ना, तो हमें M3 प्राप्त होता है। फिर से सुनो, M1 में मैंने कहा हमारे पास जितना पैसा है, हमारे करंट और सेविंग में जितना पैसा है, या किसी अदर डिपॉजिट अगर हमारे पास है, वो उसको M1 कहा जाता है। जब इसी M1 में हम क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट ऐड करते हैं पोस्ट ऑफिस का, तो हमें M2 मिलता है, हमें M2 मिलता है। लेकिन जब इसी M1 में पोस्ट ऑफिस को हटा करके, पोस्ट ऑफिस को नहीं ध्यान देना है, जब इसी M1 में हम टाइम डिपॉजिट जो हमने बैंक में करके रखा है एक टाइम के लिए, ठीक है, जब उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास M3 मिल जाता है। M4 क्या होता है दोस्तों, M4 कहता है M3 में क्या कर दो, पोस्ट ऑफिस वाला भी जोड़ दो,
M3 में पोस्ट ऑफिस वाला भी जोड़ दो ला करके, यहां पे टाइम और रेकरिंग दोनों तरह के डिपॉजिट जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, M4 मिल जाता है M3 के साथ। और M3 में मैंने क्या बताया था, M3 में बताया था कि M1 भी रखना है, बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है उसको भी रखना है, पोस्ट ऑफिस वाला भी लाकर, मतलब सब ऐड कर दिए तो M4 बन गया। ठीक है, सबसे बड़ा होता है ना M4। परंतु याद रखिए जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको छोड़ करके भारत सरकार क्या करती है, एनएससी भी जारी करती, बीच बीच में एनएससी भी जारी करती, आप इसको परचेज कर सकते हैं। एनएससी क्या होता है दोस्तों, जैसे एक बॉन्ड होता है ना उसी तरह से एनएससी होता है। आपको लगा आपके पास 10-20 हजार रुपए, आपने एनएससी परचेज करके रख लिया, ठीक है। नॉर्मली आपके पास 10 हजार रुपया होगा, आप खर्च कर देंगे, ठीक है। एनएससी रख लेंगे तो एनएससी आदमी खर्च नहीं करता है, वो एक तरह से आपकी पूंजी है, भविष्य में चल करके कभी आपने उस पैसे को क्या कर दिया, बजा दिया। इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको कहानी बताता हूं, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सेविंग करते हैं, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर वो बहुत थोड़ा बहुत सेविंग तो सबको रखना चाहिए, क्यों, घर में कोई भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जो लोग जरूरत से ज्यादा सेविंग करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो मनी होता है वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, वो सर्कुलेट नहीं कर पाता। मैंने बताया ना 10 रुपया कहां कहां दौड़ेगा, तो 10 रुपया अपने आप का कितने गुना पैदा किया होता। लेकिन जब आपने इसी मनी को अपने यहां लॉकर में जमा कर दिया तो वो मनी सर्कुलेट नहीं हो पा रही है। सरकार कहती यार अगर आपको जमा करने का इतना ही शौक है तो आप एक काम करो ना, आप हमसे बॉन्ड खरीद लो, आप हमसे एनएससी खरीद लो, ठीक है। आप जो 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जो अपने पास आपने जमा करके रखा है, इसको आप मार्केट में भेज दो, फ्री कर दो, ताकि अपना कैलकुलेशन सर्कुलेशन करता रहे। इसके बदले में आप हमसे एनएससी खरीद के अपने पास रख लो, ठीक है। और जब जरूरत आएगा, जैसे जब जरूरत पड़ेगा तो आप अपने लाकर से पैसा निकाल कर खर्च कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगा आप इस एनएससी को जाकर के क्या कर लेना, कैश करा लेना। कहां पर, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, जहां भी रहेगा एनएससी कैश करा लेना। क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? आप मुद्दा को समझिए, आपने अर्थव्यवस्था को खराब करने में अपना योगदान दिया है, ये बेसिक पॉइंट है। हर कोई, हर टीचर नहीं बताता इन बातों को, लेकिन मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हर एक पॉइंट्स पर आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। हर एक पॉइंट पर कभी कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान नहीं देना है। तो अगर आपके पास, आपको ज्यादा सेविंग रखने की इच्छा हो रही है, लालसा हो रही है कि नहीं यार मुझे क्या करना, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का सेविंग कर रखना है, तो 50 लाख रुपया अपने तिजोरी में न रख करके 50 लाख रुपया आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए। लाइक थोड़ा का इंश्योरेंस ले लीजिए, थोड़ा एनएससी ले लीजिए, थोड़े का बॉन्ड ले लीजिए, थोड़ा और कहीं लगा दीजिए, ताकि मार्केट में पैसा रोटेट करता रहे, क्योंकि रोटेशन जरूरी है, ठीक है, रोटेशन जरूरी है। आगे देखिए, आगे देखिए, अब देखिए यहां पर बता रहा है तरलता यानी लिक्विडिटी। कल ही मैंने आपसे कहा था तरलता, कौन सबसे ज्यादा तरल होता है, ऐसे जो पैसा फटाक से खर्चा कर दिया उसमें तरलता ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, सोने का और जमीन का एग्जांपल दिया था, वो भी बिक सकता है, बिक करके उससे भी आपको धन अर्जित हो जाएगा, लेकिन उसमें लिक्विडिटी कैश के मामले में क्या है, बहुत ज्यादा कम है। यहां लिक्विडिटी की बात आती है। लिक्विडिटी मतलब कि आप कितने आसानी से उसे कैश करा ले रहे हो, या आपके पास वो कैश में है, वो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी माना जाता है उसका। जैसे कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, उसके बाद बैंक वगैरह की मानी जाती है, ठीक है, उसके बाद जाकर के अदर फिक्स एसेट्स की मानी जाती है। लिख रहा है कि M1 आपके, अब सुनिए यहां से थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा है, जो पीछे भी पढ़ाएगा, कर रहा है जो M1 होता है ना, वो हमारे पास जो हमारे जेब में रखा हुआ पैसा और जो हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा, वही M1 है। लिख रहा है आपके पॉकेट में रखी हुई मुद्रा है, आप अकाउंट में जमा की गई मुद्रा है, जिसे जब चाहे आप निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको M1 वाले को सबसे ज्यादा तरल माना जाता है। इसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, M1 वाले की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरा लिख रहा है M3, कर रहा है M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स या AMR भी कहा जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई के आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त इसी को माना जाता है, और सबसे अधिक विस्तृत भी यही है M3। M3 में दोस्तों आपको क्या बताया गया, M3 में आप क्या करते हो कि जो आपके पास M1 होता है वो पोस्ट ऑफिस को मत ऐड करना, पोस्ट ऑफिस ऐड कर दोगे तो M2 बन जाएगा। M3 में जो टाइम डिपॉजिट था आपने उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से देखा जाता है। चौथा दे रहा तरलता की दृष्टि से देखा जाए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है दोस्तों, M1 की होती है। दूसरे नंबर पे
पे M2 होता है, तीसरे नंबर पे M3 होता है। कैसे? क्योंकि M1 तो टोटली कैश होता है, आप फटाक से इसको निकाल सकते हो भाई। जो आपके पास नोट है, सिक्के हैं, अदर डिपॉजिट है, या आपके पास जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जो पैसे हैं, ठीक है, सेविंग प्लस करंट में जो पैसे हैं, आप उसी को M1 बोलते हो। तो M1 में लिक्विडिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। M1 में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं M2 का। हमने कहा M2 में क्या करते हैं, जो M1 होता है वो प्लस क्या ले लेते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में जो जमा है वो भी पोस्ट ऑफिस में दोस्तों क्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे टाइम डिपॉजिट नहीं लेते हैं, केवल डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, क्योंकि टाइम डिपॉजिट ले लेंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको M2 में ले लेते हैं, ये भी आसान होता है, इसको भी तुरंत आप जो है कैश करा सकते हो। उसके बाद आता है M3। M3 में क्या करते हैं दोस्तों, तो जो M1 होता है वो ले लेते हैं, और उसमें जो बैंक का आपका क्या था, टाइम डिपॉजिट था, टाइम डिपॉजिट था, उसको ले लेते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं M3। और M4 में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें करते हैं M3 प्लस, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर बेसिकली आपको ध्यान देना है। तो यहां पर लिक्विडिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो M1 की होती है, और सबसे कम लिक्विडिटी M4 की होती है, ठीक है। आगे लिख रहा है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि M4 में पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। FD तुड़वाने में काफी समय लगता है, इसीलिए इसको सबसे कम तरल या लोएस्ट लिक्विडिटी माना गया। भाई आप बताओ, अगर आपकी FD आप बैंक में जाओ, आपके मान लीजिए खाते में 20 लाख की FD पड़ी हुई है, और आपको आज तत्काल पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। आप गरीब, मतलब आपको फील हो जाएगा मैं बहुत गरीबी में चल रहा हूं, पैसा ही नहीं बचा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका एक सिस्टम होता है, टाइम लगेगा, FD तुड़वाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होती है। या तो उसके मैच्योरिटी का वेट करो कि 10 साल के लिए आपने FD किया था तो 10 साल बाद ही बात करना, उसके पहले बात मत करना। आप अगर बीच में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल पे भी FD तोड़ाओगे तो कुछ ना कुछ आपका लॉस भी होगा, प्लस टाइम आपका अलग से जाएगा। इसीलिए M4 की लिक्विडिटी सबसे कम मानी जाती है, लोएस्ट लिक्विडिटी माना जाता है, ठीक है। मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग इन्फ्लेशन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन पे बात करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। पहले तो सिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, अगर कभी मार्केट में इन्फ्लेशन आया तो RBI का छोड़िए, हम आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम RBI में है तो, ठीक है। हमको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। देखिए, जब किसी विषय को आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी, हमेशा के लिए याद रहेंगे। और स्टडी 91 शायद इसी वजह से आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा है, क्योंकि जो भी चीजें हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इतने डिटेल में शायद आपको इकोनॉमिक्स पूरी यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है। इकोनॉमिक्स ही नहीं, अभी तक 10 ऐसे विषय हैं जो इसी तरह से डिटेल में आपको पढ़ा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में आइए, एप्लीकेशन में आइए, वेबसाइट पर आइए, हर जगह चीजें अवेलेबल हैं, वहां आकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम की, ठीक है, तो उसको होता है, अब स्टडी 91 पर तो हम बहुत डिटेल में क्लास ले रहे हैं, और मुझे क्लासेस लेने में और पढ़ाने में, कंटेंट बनाने में बड़ा समय जाता है, ठीक है। मैं लगातार करीब 2 साल से आपको लगातार पढ़ाई जा रहा हूं, और अभी तक 10 सब्जेक्ट कवर हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में जो भी 2-3 सब्जेक्ट हैं वो आधे आधे खत्म हो गए हैं, तो ये जल्दी ही हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसी वजह से मैं अपना फोकस केवल सब्जेक्टिव पर रखा हूं, ठीक है। तो आप आराम से यहां जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, मतलब जो हमारा पेपर है हमको उस हिसाब से पढ़ना है कि डेली हमको मैथ, रीजनिंग और जो भी उस एग्जाम में आएंगे हमको केवल वो फोकस करके पढ़ा दिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन भी तो मायने रखता है। स्टडी 91 पर जुड़ के हम बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे, यूपीएससी और यूपीपीएससी का एग्जाम देखते रहेंगे, लेकिन उसके पहले सर एक छोटा सा सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि इतनी बेरोजगारी चल रही, घर वालों का प्रेशर है, जल्दी से नौकरी लेना है सर, अब थक गए हैं, ठीक है। एक नौकरी चाहिए, तो उसके लिए स्टडी 91 उतर रहा है आपके लिए पेड क्लास में, ठीक है। और आपके लिए यहां पर जो कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे, याद रखिए सबसे हटकर अवेलेबल कराए जाएंगे। बिलीव नहीं होगा तो जिस दिन आपको हर एग्जाम की एक स्ट्रेटजी क्लास बनाई जाएगी, जो आप हमारे पेड वीडियो में आकर फ्री में देख सकते हैं कि हम किस स्ट्रेटजी पर उस एग्जाम को क्लियर कराने वाले हैं, मतलब हमारी रणनीति क्या है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम आया और हमने 4 टीचर बटोरा और कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। ले लो 1000, 1500, 2000, जो मार्केट में लूट चल रही है उस लूट को खत्म करना हमें, ठीक है। पता चल रहा है एग्जाम CBT होना है, किसी पेपर को CBT एग्जाम होना है, लोग पढ़ाने में लगे हैं, उनके पास CBT का कोई पैनल ही नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जाम ही आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं।
कोई पैनल ही नहीं, आपको खाली पढ़ा रहे हैं, नहीं। मैं अगर आपको दूंगा, मैं इस फील्ड में उतर रहा हूं तो मैं आपको ओवरऑल दूंगा, ताकि जो बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो गलत जगह पर चले जा रहे हैं, क्योंकि स्टडी 91 नहीं देगा तो कहीं और से लेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना सहयोग स्टडी 91 पर दें, क्योंकि आपको हमारे पर बिलीव भी है, तो आप उस प्रोग्राम से जुड़िए ताकि एक बेहतर इन्वायरमेंट बन सके। बाकी रही बात यूट्यूब की, तो कई लोग परेशान है कि नितिन सर यूट्यूब से चले जाएंगे। पता है, यहाँ पर मैंने अपना नियम बना रखा है, अपने लाइफ का एक नियम है कि मुझे पहला प्रेफरेंस अपने YouTube को देना है, ठीक है। हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी नई बैच लॉन्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहां मुझे चाहे जितना काम करना पड़े, लेकिन सुबह उठता हूं, मेरी पहली क्लास YouTube के लिए तैयार की जाती है, मेरा पहला कंटेंट YouTube के लिए तैयार होता है। पूरे जीवन प्रॉमिस करता हूं मैं यहीं रहूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्लासेस बन रही हैं, फिर भी मैं डेली क्लास ले रहा हूं, मैटर तैयार कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मजा आ रहा है ना? तो आप जल्दी बताइएगा, सहयोग रखिएगा, सपोर्ट रखिएगा। छोटे बच्चों के लिए दोस्तों भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग भी 9, 10, 11, 12 के लिए इंक्वायरी कर रहे थे, मुझे लगा कि पीछे वालों का भी बेस बनाना चाहिए, तो उनके लिए भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं आपके मोहल्ले में, तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है वो स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम ट्रेंड्स, इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के आप 9 to 12 जो है क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।